you have to start like this only कि 20th century was the time जब applied social psychology originate हुई and became more popular. And you have to mention all of these important landmarks कि कौन से year में 1900s हो गया 1930s हो गया किस साइकोलॉजिस्ट का कंट्रीब्यूशन था फील्ड को आगे बढ़ाने में. Next, we will discuss the nature of applied social psychology. Schneider, which is your main reference, उनके हिसाब से applied social psychology के दो major tenets या दो major पहलू होते हैं. पहला कि applied social psychology research methods को use करता है, and दूसरा कि applied social psychology के 5 core value होते हैं. These core values are true for any scientific research, and they are accuracy, objectivity, skepticism, open-mindedness, and ethics. I'm pretty sure आप लोग ने since you guys have been studying या आपका second semester ये सारे terms आपने पढ़े होंगे. But just to reiterate, accuracy means कि आप कितना सही, कितना accurate measurement या स्टडी कर पा रहे हैं फिनोमिना को. ऑब्जेक्टिविटी मींस कि ऑब्जेक्टिविटी बेसिकली मींस लैक ऑफ सब्जेक्टिविटी. तो जो भी आप मेजर कर रहे हैं इट शुड नॉट वेरी. आपने जो मेजर करा है वो दूसरा इंसान अगर मेजर कर रहा है तो सेम आना चाहिए आंसर. दैट्स ऑब्जेक्टिविटी. स्केप्टिसिज्म इज ऑलवेज क्वेश्चनिंग the results of studies, always questioning कि ये phenomena ऐसे नहीं ऐसे क्यों होता है या ऐसे होता है तो और कोई और तरीके से क्यों नहीं हो सकता. Always questioning is skepticism. Open-mindedness is being open to change. अगर कोई phenomena किसी नए factor की वजह से change हो रहा है या हमें देखने को मिल रहा है कोई एक group मे बी ऑनलाइन लर्निंग बहुत अच्छे से कर रहा है बट कोई एक ग्रुप नहीं कर पा रहा है, तो उन चीजों का डिफरेंस समझना, उनका ओरिजिन समझना, उसके लिए ओपन रहना, ओपन माइंडेड रहना उस चीज को समझने के लिए. एंड एथिक्स इज बेसिकली आप अपना रिसर्च एथिकली कर रहे हो. यू गाइज हैव ऑलरेडी स्टडीड द मेजर एथिकल इश्यूज इन साइकोलॉजी, सो उस पे हम अभी नहीं जाते हैं गिवन टाइम लिमिटेशन. नेक्स्ट पहलू है जो हमारा नेचर में, वो है साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग. सो हमारा एम होता है अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी में कि हम फिनोमिना उठाते हैं और हम उसको इन 5 चीजों के लिए स्टडी करते हैं. पहला होता है गोल डिस्क्रिप्शन. फिनोमिना को डिस्क्राइब करो, ये चीज जो हम स्टडी कर रहे हैं वो बेसिकली है क्या. डिस्क्रिप्शन मीन्स व्हाट. सेकंड इज प्रेडिक्शन. डिस्क्राइब करने के बाद हम समझते हैं कि डिस्क्राइब कर दिया, हमने समझ दिया कि ये क्यों हो रहा है. नेक्स्ट इज समझने के बाद ये क्यों हो रहा है, हमारा काम होता है उसे प्रिडिक्ट करना कि ये फैक्टर्स हैं और ये सिचुएशन है, तो इस फैक्टर और सिचुएशन के साथ ये बिहेवियर क्या होगा, आउटकम क्या होगा उसका. बेसिकली आउटकम प्रिडिक्ट करना इज प्रिडिक्शन. डिटरमाइनिंग कॉजैलिटी इज द व्हाई. हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं कि बिकॉज ऑफ रीजन ए दिस थिंग बी इज हैपनिंग, तो उसका कॉज रिलेशनशिप निकालना इज डिटरमाइनिंग कॉजैलिटी. देन आवर फोर्थ एम इज एक्सप्लेनेशन विच वी हैव डिस्कस्ड. ये सारी चीजें समझने के बाद हम एक ओवरऑल पिक्चर देते हैं कि ये चीज क्या है, इससे हम बिहेवियर कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, ये क्यों हो रही है, एंड इन सब का ओवरऑल एक्सप्लेनेशन जो है दैट इज आवर फोर्थ गोल. एंड द फिफ्थ गोल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज अ पार्ट ऑफ अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी. सोशल साइकोलॉजी में हम कंट्रोल को उतना महत्व नहीं देंगे बट अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी में स्पेशल इंपॉर्टेंस देते हैं. सो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट 2 स्लाइड पहले. कंट्रोल विच मीन्स कि आप अपने हिसाब का रिजल्ट लाने के लिए उस सोशल फिनोमिना को चेंज करने की कोशिश करते हैं. दैट इज कंट्रोल. सो द एंड गोल ऑफ ऑल दीज गोल्स, डिस्क्राइब कर लिया, प्रिडिक्ट कर लिया, कॉजैलिटी समझ ली, एक्सप्लेन भी कर लिया, इन सब का मेन गोल होता है कंट्रोल करना उस फिनोमिना को, सोशल चेंज लाना. जैसे लेट्स अज्यूम
ऑनलाइन लर्निंग का ही एग्जाम्पल जैसे डिस्कस कर रहे थे, कैसे बेटर कर सकते हैं हम ऑनलाइन लर्निंग को। तो हम ऑनलाइन लर्निंग को डिस्क्राइब करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे कि ऑनलाइन लर्निंग का किन किन फैक्टर से रिजल्ट इन्फ्लुएंस होता है, हो सकता है, विच कुड बी कि बच्चा कितना होशियार है, मटेरियल जो उसे दिया जा रहा है वो कितना क्लियर है, कितनी घंटे पढ़ता है। इन सब चीजों से हम इकट्ठा करके प्रिडिक्ट कर रहे हैं बिहेवियर को, कॉज़ैलिटी एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि किस वजह से क्या हो रहा है। इस पूरे फिनोमेना को एक्सप्लेन करेंगे कि ऑनलाइन लर्निंग और बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक्स से मिल के हम क्या समझ पा रहे हैं, एंड इसको बेटर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। दोज मेजर्स विल बी पार्ट ऑफ कंट्रोल। एंड our लास्ट एस्पेक्ट ऑफ नेचर वो होता है प्रॉब्लम फोकस। अभी तक जो हमने डिस्कस करा है इज ट्रू फॉर ऑल साइकोलॉजिकल रिसर्च। रिसर्च मेथड्स अच्छे होने चाहिए, कोर वैल्यूज होनी चाहिए, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बट जो सोशल साइकोलॉजी को डिफरेंट बनाता है बाकी साइकोलॉजिकल फील्ड से, अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी फोकसेस ऑन द प्रॉब्लम। हमें सोल्यूशन चाहिए उस प्रॉब्लम का, सिर्फ समझना नहीं है, समझने के साथ साथ सोल्यूशन भी चाहिए, और उस सोल्यूशन को हम अप्लाई करेंगे उस सोशल सेटिंग में। तो प्रॉब्लम फोकस इज द मेजर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी। एंड ये प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड सोशल प्रॉब्लम्स, एंड दीज डील विद सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स एज वेल एज द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडिविजुअल। कुछ एग्जाम्पल्स जो हम स्टडी करते हैं इस फील्ड में आर गिवन हियर: हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड डिसऑर्डर, एडिक्शन, एब्सेंटीज्म इन स्कूल, वर्क परफॉर्मेंस एंड सो ऑन। सो हमने समझ लिया अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी क्या होता है, अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी की हिस्ट्री क्या होती है, एंड वी कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिट विच इज पार्टिसिपेटरी रिसर्च मेथड्स। अब पार्टिसिपेटरी रिसर्च मेथड्स क्या होते हैं? पार्टिसिपेटरी रिसर्च मेथड्स आर इज लाइक अ अम्ब्रेला टर्म। ये एक लूज टर्म है जो हम देते हैं टू रिसर्च विच ट्रीट्स एक कम्युनिटी के लोगों को एज द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज, एज द मेन सोर्स ऑफ एक्सपीरियंस, एंड एज द मेन सोर्स ऑफ सोशल चेंज। तो पार्टिसिपेटरी रिसर्च का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि पार्टिसिपेंट्स ही रिसर्च में हेल्प कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स ही रिसर्च में हमें नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमें अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बता रहे हैं, वो हमें प्लानिंग में हेल्प कर रहे हैं, वो इंटरवेंशन बनवाने में हेल्प कर रहे हैं, और इन सब चीजों से उनको खुद को फायदा होगा। तो पार्टिसिपेटरी रिसर्च मेथड्स में पार्टिसिपेंट इज द फोकस। इसको हम लोग पार्टिसिपेटरी रूरल मेथड्स भी कहते हैं, और इसे पार्टिसिपेटरी लर्निंग एक्शन भी कहते हैं। पार्टिसिपेटरी रूरल मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि पार्टिसिपेटरी रिसर्च मेथड्स रूरल सेटिंग से ओरिजिनेट हुए हैं। सबसे पहले ये गांवों में और छोटे टाउन्स में स्टडी करे गए थे, इनको यूज करा गया था, तभी हम इनको पार्टिसिपेटरी रूरल मेथड्स भी कहते थे। अब जो कॉमन टर्म आपको सुनने को मिलेगा वो पार्टिसिपेटरी लर्निंग एक्शन मिल सकता है। दिस इज अ वेरी कॉमन टर्म नाउ। एंड let's move on to the nature of participatory research methods. These methods are designed to be flexible and adaptable. तो ये अपने सिचुएशन के हिसाब से ढल जाते हैं। जैसा आपका सिचुएशन होगा, जैसा आपका सेटिंग होगा, पार्टिसिपेटरी मेथड्स जो हम यूज करेंगे वो भी उसी के लिए डिजाइंड होंगे, वो उसी के हिसाब से टेलर मेड होंगे। तो ये इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एंड द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द वन वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि पार्टिसिपेंट इज द मेन फोकस। उन हम ट्रीट करेंगे कि उनके पास नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, प्लानिंग भी वो करवाएंगे, और इंटरवेंशन सेटअप करने में भी वो हमारी हेल्प करेंगे। तो पार्टिसिपेंट इज द मेन फोकस। पार्टिसिपेटरी रिसर्च मेथड्स आर वेरी वैल्यूबल। इनका बहुत इंपॉर्टेंस होता है इन अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी बिकॉज दे फोकस ऑन रेलिवेंट टॉपिक्स। क्योंकि हम लोग डायरेक्टली जब पार्टिसिपेंट से इंटरेक्ट करते हैं
तो हम उनकी रियलिटी, उनके ऑन ग्राउंड प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि वो हमें डायरेक्टली कन्वे कर रहे हैं. दे आर इफेक्टिव सिंस वी आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पार्टिसिपेंट्स, और हम उनसे प्राइमरी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, हम उनके इश्यूज ऑन ग्राउंड समझ रहे हैं, तो जो हमारे पास सोल्यूशन निकल के आते हैं वो इफेक्टिव भी ज्यादा होते हैं. एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट इट इज सस्टेनेबल. सस्टेनेबल इसलिए होता है क्योंकि हम मनी, टाइम एंड रिसोर्सेज सब पे हम लोग सेव करते हैं. डायरेक्टली पार्टिसिपेंट्स के पास जा रहे हैं, हम उनकी प्रॉब्लम समझ रहे हैं, हम उनके साथ मिलके सोल्यूशन बना रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. यहाँ पे जो बीच के लोग होते हैं एक्स्ट्रा, कि मे बी कोई उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, कोई कहीं और बैठ के पहले उनके जो डेटा कलेक्ट हुआ है उससे प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, खुद वो प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर रहे हैं, फिर वो उसका सोल्यूशन बना के इम्प्लीमेंट करने वापस आ रहे हैं इन पार्टिसिपेंट्स के पास. तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट को इंक्लूड ही नहीं करा है प्लानिंग में और क्या कहते हैं इनका इंटरवेंशन बनाने में. तो हमें हो सकता है कि वो इंटरवेंशन उतना इफेक्टिव ना हो, दोबारा इंटरवेंशन बना पड़े, चेंजेस करने पड़े, तो इसमें टाइम, पैसा, मेहनत सब कुछ एक्स्ट्रा लगता है. सो participatory research methods by default are more sustainable because something all the things are on ground and real time में participants के साथ मिलके बनती हैं. These methods are used by NGOs a lot and policy making में बहुत काम आते हैं. Moving on, this is also a very important टॉपिक की एग्जैक्टली कौन कौन से मेथड्स हम लोग पीआरए या पीएलए मेथड्स में यूज कर रहे हैं. तो पार्टिसिपेटरी रिसर्च मेथड्स कोई एक रिसर्च मेथड नहीं होता है इसमें जो यूज हो, या पार्टिसिपेटरी रिसर्च मेथड अपने आप में ही एक रिसर्च मेथडोलॉजी नहीं है. इसमें हम बहुत सारी चीजों का यूज करते हैं, बहुत सारे मेथड्स का यूज करते हैं. इन सब मेथड्स को यूज करके जो हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है, that is the outcome of PLA and PRA methods. So there are quite a few methods. हमारे सिलेबस में हम 10 से 11 मेथड्स कवर कर रहे हैं डिटेल में. So I would not go into a lot of detail because it will take a lot of time. But आपके SLM में इनको बहुत अच्छे से समराइज करके इन शॉर्ट फॉर्म explain करा गया है, which is sufficient for your answers and understanding. So please go through that. And okay, so let's start. सबसे पहला मेथड होता है रिव्यू ऑफ सेकेंडरी सोर्सेज. हम लोग पीआरए मेथड्स में गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हो गए, जैसे सेंसस के हो गए, हेल्थ के रिकॉर्ड्स हो गए, ये सब यूज करते हैं. Other type of secondary resources is documents put out by other organizations, जैसे कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स हो गई, परफॉर्मेंस रिव्यूज हो गए, कंपनी टर्नओवर हो गए. These are all important documents that you can find publicly and use them for research. Folklore and local narratives, these are also used extensively. These are basically on ground, जो आप कम्युनिटी चूज कर रहे हो उनके कहानियां या अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड. दीज कैन ऑल्सो बी यूज इन अंडरस्टैंडिंग दैट पार्टिसिपेंट का ग्रुप, एंड वहां से उनके जो भी आप अंडरस्टैंड कर रहे हो थ्रू दिस फोकलोर्स एंड दिस नैरेटिव्स, उनको इम्प्लीमेंट करना इन योर रिसर्च टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि आपका पार्टिसिपेंट ग्रुप जो है वो कैसे फंक्शन करता है, उनके बिलीव्स क्या है, उनका इंटरवेंशन कैसे मॉडिफाई करा जा सकता है कि वो इन बिलीव्स और फंक्शन से अलाइन करे. सेकेंड मेथड इज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. रिसर्चर डायरेक्ट फील्ड में जाता है, डायरेक्टली चीजें ऑब्जर्व करता है एंड उस ऑब्जर्वेशन से अपने इंटरवेंशन को बेटर करने के लिए इन्फरेंसेस बनाता है. डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कैन बी आइदर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, कि आप ग्रुप के साथ मिलके ऑब्जर्व करते हो, यू बिकम अ पार्ट ऑफ द ग्रुप एंड उनके साथ मिलके यू ऑब्जर्व अ फिनोमिना.
एंड इट कैन बी नॉन पार्टिसिपेंट एज वेल, कि आप एक डिस्टेंस में रह के, जैसे कोई फेस्टिवल है, आइदर यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ दैट फेस्टिवल एंड सेलिब्रेट इट विद देम टू अंडरस्टैंड ये कैसे हो रहा है, और यू कैन लुक इट एट फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड जस्ट सी कि वो लोग आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं. The third method is key indicators. Indicators are basically एक तरीके से आप नंबर दे रहे हो फिनोमिना को. करप्शन के इंडिकेटर्स हो सकते हैं, हेल्थ एक्सेसिबिलिटी के इंडिकेटर हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ के इंडिकेटर्स हो सकते हैं. एंड ये सारे इंडिकेटर्स ऑपरेट एट 3 लेवल. लोकल इंडिकेटर, जो आपके लोकल एरिया का हो, मे बी आप जिस मोहल्ले में रहते हो या जिस पार्ट ऑफ सिटी में रहते हो, वो हो गया लोकल इंडिकेटर. नेशनल इंडिकेटर, बाय द नेम ऑफ इट, पूरे कंट्री का इंडिकेटर क्या है. इंडिया का डिप्रेशन इंडेक्स क्या है, इंडिया का करप्शन इंडेक्स क्या है एज अ होल कंट्री, दैट इज योर नेशनल इंडिकेटर. एंड ग्लोबल इंडिकेटर इज ग्लोबली, पूरे दुनिया का वो क्या है इंडिकेटर. सो ग्लोबल रेट्स ऑफ डिप्रेशन, ग्लोबल रेट्स ऑफ एंजाइटी, ग्लोबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ ग्लोबल इंडिकेटर में आता है. देन वी कम टू आवर फोर्थ method, a research method of PRA, which is semi-structured interviews. Interview is a research method and a tool of data collection, जिसमें आप लोगों से जाके सवाल पूछते हो, वो आपको आंसर देते हैं और उस आंसर को आप डेटा समझ के एनालाइज करते हो. एंड इंटरव्यू के काफी टाइप्स होते हैं. जो हम पीआरए में यूज करते हैं वो ज्यादातर सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है. सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज आप लोगों को पता होंगे, but to just briefly explain them, semi structured interview just mean कि आपके पास एक रफ क्वेश्चनेयर होता है, आपको पता होता है आपको ये चीजें उनसे जाननी है, but you don't limit yourself to those questions only. It is a semi structured process in that way कि आपको पता है आपको ये themes explore करने हैं, आप उनसे क्वेश्चंस पूछोगे, वो आपको जैसा आंसर देंगे आप उस हिसाब से उस फिनोमिना या उस चीज को और इन डेप्थ स्टडी कर सकते हो या उससे रिलेटेड चीजें स्टडी कर सकते हो. यू हैव मोर फ्रीडम टू एक्सप्लोर. एंड ये सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज आप कर सकते हो या तो की इंडिविजुअल्स के साथ, उस कम्युनिटी के इम्पोर्टेंट लोग जो हैं उनके साथ आप इंटरव्यू कर सकते हो, या फोकस ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हो, जिसमें एक टॉपिक या जो भी आप स्टडी कर रहे हो उसको काफी सारे लोगों के बीच में रिसर्चर के साथ डिस्कस करना, जानना कि उनके शेयर्ड व्यूज क्या हैं या वो किस चीज में डिसएग्री कर रहे हैं, इज ऑल्सो अ वेरी पॉपुलर मेथड. नेक्स्ट मेथड इज रैंकिंग एंड स्कोरिंग. तो आप बेसिकली चीजों को कैटेगराइज कर रहे हो, उनको रैंक्स दे रहे हो कि ये पहली इंपॉर्टेंस की चीज है, ये दूसरी इंपॉर्टेंस की चीज है, या फिर उन्हें स्कोर कर रहे हो, मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे देना कि मे बी इस कलर्स को न्यूमेरिकल वैल्यू देनी है प्रेफरेंस के लिए, कि इस कम्युनिटी में कौन से कलर को प्रेफरेंस मिलता है, तो मे बी ब्लैक को 10 मिले, रेड को 15 मिले, येलो को 12 मिले, उस तरीके से. तो जस्ट असाइनिंग अ न्यूमेरिकल वैल्यू. Ranking method is used when studying economic distribution or socio-economic status of people. Social class वगैरह के लिए भी ranking use होती है. तो these are important methods over there. Then we come to construction and analysis of maps and models. This is a PRA method जिसमें आप एक कम्युनिटी का मैप बनाते हो एंड किसी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करना है, जानना है कि किस घर में 2 वॉशरूम है, किस घर में 1 है, किस घर में 3 है, टू अंडरस्टैंड कि उनके फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग कितने वॉशरूम्स अवेलेबल हैं. दिस इज डन इन स्लम्स, स्लम डेलिंग्स एंड ऑल अ लॉट. तो आप एक मैप बनाओगे एंड यू वुड मार्क द डेंसिटी ऑफ washrooms across the map to understand कहाँ पे ज़्यादा available है, कहाँ पे कम. Next is diagramming. It is similar to mapping, but diagrams map के अलावा और भी बन सकते हैं. आप Venn diagrams बना सकते हो किसी चीज को समझने के लिए, आप
फ्लो चार्ट्स बना सकते हो. इट्स जस्ट अ टूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फिनोमेना बेटर एंड डिपिक्टिंग इट थ्रू अ डायग्राम. फिर an important method that comes along is case studies. Case studies are a research method जिसमें आप in depth जाते हो किसी एक चीज या किसी एक इंडिविजुअल या फिनोमेना को लेके. So उस and इसमें भी you can use multiple, like you can use interview, you can use other resources, diaries, videos. People use n number of things to do case studies. The goal here is कि जितना हो सके उतने डेप्थ में उस फिनोमेना को हम पढ़ें, डेप्थ में उस इंडिविजुअल को समझें. Then we have workshops. So workshops are quite an important part of PRA methods because workshop can be done on a large group uh, with limited resources, and since you are dealing with a lot of people at one time, you can actually impact more people simultaneously. So workshops are a very important tool. एंड वर्कशॉप जब आप एडमिनिस्टर करते हो तो उसके बाद उसका कोई ना कोई आउटकम या फीडबैक होता है, तो वो भी आपको हेल्प करता है इन डिजाइनिंग बेटर वर्कशॉप्स और बेटर इंटरवेंशंस इन द फ्यूचर. हम यहाँ पे देयर आर मेजरली 4 टाइप्स ऑफ वर्कशॉप व्हिच आर डिस्कस्ड. SLM में काफी अच्छे से दिया है, प्लीज गो थ्रू दैट. आई विल go through them very briefly. SWOT workshops are आपका you will be assessing your strengths, weaknesses, opportunities and threats. These are SWOT workshops. AIC workshops जो होते हैं appreciative influence and control workshops. So basically these are supposed to study stakeholder contributions and impact. Future search workshops are done for looking for future positions में fulfillment के लिए, like maybe you are trying to look for teachers for your school, so you will go into a locality and you will do a future search workshop defining कि ये characteristics are important to our school या ये interact attribute के लोग हम ढूंढ रहे हैं, and administer a workshop there teaching people कि ये सब चीजें कैसे acquire कर सकते हैं, skill up कैसे कर सकते हैं. That would be counted as a future search workshop. And scenario workshops are basically कि आप स्पेशलिस्ट को या आउटसाइडर को बुला के कम्युनिटी को चीजें सिखाते हैं, एंड इट्स अबाउट वेरी स्पेसिफिक फील्ड्स और सिनेरियोज, जैसे कि एग्रीकल्चर रिलेटेड में भी कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सीड्स के बारे में कोई वर्कशॉप करवाई आपने, तो दैट वुड बी अ सिनेरियो वर्कशॉप. Then we come to triangulation, which is the last and final method that we'll be discussing for PRA. Triangulation is basically of 5 types, and before discussing its types, triangulation basically means कि आप बहुत सारा डेटा which is varied उसको आप इकट्ठा करके एक common understanding बनाने की कोशिश करते हो. So this is of 5 types. First includes data triangulation, and this also has 3 subtypes, which is time, space and person. तो किस टाइम पे चीजें हो रही हैं, कौन से स्पेस में होती हैं, कौन से पीपल इन्वॉल्व होते हैं, इन सबको ट्रायंगुलेट, इन सब की इंफॉर्मेशन को ट्रायंगुलेट करते हो आप डेटा ट्रायंगुलेशन में. देन वी हैव इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन. तो लेट्स से हमारे पास 3 रिसर्चर हैं एंड वो सेम जगह जाके अपनी रिसर्च कर रहे हैं सेम फिनोमेना पे, तो उन सब का जो भी फाइंडिंग है, उन सब की जो भी अंडरस्टैंडिंग है, हम उसे इकट्ठा करके कॉमनैलिटीज और डिफरेंसेस देख के वी विल अराइव एट अ कॉमन आउटकम. तो दैट इज इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन, कि एक ही फिनोमेना अगर अलग अलग लोग स्टडी कर रहे हैं तो उसका आउटकम क्या है. डिसिप्लिन ट्रायंगुलेशन इज बेसिकली कि आप एक ही चीज को डिफरेंट डिसिप्लिन्स यानी कि डिफरेंट
अप्रोचेस, आप एक ही डिसिप्लिन को अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी के लेंस से देख सकते हो, सोशियोलॉजी के लेंस से देख सकते हो, एंथ्रोपोलॉजी के लेंस से देख सकते हो, कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस के लेंस से देख सकते हो। एंड इन सब का फाइंडिंग इकट्ठा करके आप एक कॉमन आउटकम निकाल रहे हो, दैट इज डिसिप्लिन ट्रायंगुलेशन। थ्योरी ट्रायंगुलेशन, सिमिलर सिमिलर फिनोमेना को आप अलग अलग थ्योरी से स्टडी कर रहे हो एंड देन यू आर सीइंग कि इनके बीच में कॉमन क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इनकी अंडरस्टैंडिंग हम इकट्ठा करके अगर समझे तो क्या आंसर है। थ्योरी ट्रायंगुलेशन एंड मेथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन इज सिमिलर। Methodological triangulation is also the most common. तो समझिए आपने एक फिनोमेना को इंटरव्यू के हेल्प से भी समझा, सर्वे भी किया उसका, आपने उसको मैप्स के थ्रू भी समझा एंड इन सब के आउटकम्स को इकट्ठा करके एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी, एक मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की। वो है मेथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन। सो आई नो इट्स अ लॉट ऑफ मेथड्स बट दे आर ऑल इम्पोर्टेंट एंड क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे ही पूछे जाते हैं कि पीआरए मेथड्स के लाइक जो भी रिसर्च मेथड्स हैं वो डिस्कस करो डिटेल में। what is PRA methods and discuss its research methodology. So you would have to mention all of these methods and understand them in detail. So let's move on from here. अब हमने डिस्कस कर लिया कि अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी क्या होता है, उसका हिस्ट्री क्या है, उसका नेचर क्या है, उसमें कौन से रिसर्च मेथड्स यूज होते हैं एंड इन सब रिसर्च मेथड्स की जो फाइंडिंग होती है उससे हम बनाते हैं अपना इंटरवेंशन जो कि ब्रिंग्स सोशल चेंज। तो इंटरवेंशन इज लाइक काइंड ऑफ द फाइनल स्टेप इन रिसर्च फॉर अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी। अब हम यहाँ पे समझेंगे पहले इंटरवेंशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन कैसे होते हैं एंड प्रोसेस ऑफ इंटरवेंशन क्या होता है, सो उसके स्टेप्स क्या होते हैं। देन वी विल अराइव एट कि जो हमने इंटरवेंशन क्रिएट करा है हम उसको असेस कैसे करें, उसको टेस्ट कैसे करें, विच कम्स अंडर इवैल्यूएशन ऑफ इंटरवेंशन। सो मूविंग ऑन, इंटरवेंशन is a set of programs or is a set of tasks, let's say, which are designed to change a social behavior or control a social behavior. It is planned and it is mostly based on theoretical frameworks. And हम इससे एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं एक ग्रुप के या फिर एक इंडिविजुअल के बिहेवियर में। So some examples given here are anti-bullying campaigns, public health awareness campaigns, diversity training. These are all examples of interventions कि हमने एक a set of steps we've come up with जो हम सिखाएंगे और बताएंगे ग्रुप को उसका importance और उस चीज को कैसे हम better कर सकते हैं। That all comes under intervention. There are basically two types of interventions, personal intervention and programmatic intervention. इनके बीच में मेजर फर्क यही होता है कि पर्सनल इंटरवेंशन इज डिसाइडेड बाय वन पर्सन अलोन। वो खुद ही एक प्रॉब्लम को देखता है और अपनी तरफ से कोशिश करता है चेंज लाने में। एग्जाम्पल है यहाँ पे कि समवन इज वरीड अबाउट कि वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्च कर रहे हैं जो कि अनसस्टेनेबल सोर्सेस से आ रहा है, तो उन्होंने अपने घर में सोलर पैनल लगवा लिया है। धूप तो होती है, नाउ इट सर्व्स बोथ पर्पसेस, वो अपना इलेक्ट्रिसिटी भी यूज कर सकते हैं एंड जो अनसस्टेनेबल रिसोर्स से जो इलेक्ट्रिसिटी वो ले रहे थे पहले अब वो लेना बंद कर सकते हैं। एंड दे हैव डन दिस आउट ऑफ देयर ओन विल, उनका खुद का इनिशिएटिव था, उन्होंने खुद इस बारे में सोचा, उन्होंने ये चेंज लाया। दिस इज अ टाइप ऑफ पर्सनल इंटरवेंशन। इट कुड बी इन स्मॉलर स्केल एज वेल कि आप सिर्फ अपने घर में और ज्यादा पौधे ला रहे हो टू हैव मोर ग्रीनरी अराउंड योर हाउस। Personal decisions to bring social change are called personal intervention. Then we come to programmatic intervention, which might be more understandable to you as like
क्या कहते हैं, द कन्वेंशनल इंटरवेंशन वी आर टॉकिंग अबाउट। तो प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन इज सिस्टमैटिक सेट ऑफ एक्टिविटीज, एंड ये एक्टिविटीज जो होती है उनका एक बहुत ही फोकस्ड एम होता है, एंड दीज आर ऑफन प्लान्ड एंड डिजाइंड पहले से बाय अ सेट ऑफ पीपल, एंड देन दे आर इन्फॉर्म टू अ ग्रुप और और अ पॉपुलेशन कि आप लोग को ये सब करना है जिसके थ्रू चेंजेस आएंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल, इफ वी आर गोइंग बाय सोलर पैनल वाला, तो अ सिमिलर एग्जाम्पल फॉर प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन यहाँ पे होगा कि गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है लोगों को सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए। तो दिस इज नाउ अ सेट ऑफ सिस्टमैटिक एक्टिविटीज कि गवर्नमेंट ने प्लान करा कि मोर सस्टेनेबल एनर्जी की जरूरत है जो आएगी हमारे पास सोलर पैनल लगाने से। तो उन्होंने सब्सिडी दे दी सोलर पैनल के इंस्टॉलेशन में, तो लोग अब सस्ते में या फ्री में अपने घर में सोलर पैनल लगवा सकते हैं, विच वुड मेक देम मोर मोटिवेटेड टू डू इट। अगर उन्हें खुद का पैसा खर्च करके लगवाना होता तो शायद उन्हें नहीं लगवाते हैं। तो दिस इज अ प्लान, दिस इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ ब्रिंगिंग सोशल चेंज। ये एक पूरी स्कीम निकाली गई बहुत सारी प्लानिंग के बाद, जिसके थ्रू अब सोशल चेंज आ रहा है, एज कम्पेयर टू पर्सनल इंटरवेंशन जिसमें खुद एक इंसान ने सोचा कि आई नीड टू मेक थिंग्स बेटर और मेक थिंग्स पॉजिटिव फॉर माई ओन सेल्फ, मेरे खुद के घर के लिए, तो वो अपने मन से लाके सोलर पैनल इंस्टॉल किया। मूविंग ऑन, वी विल डिस्कस स्टेप्स इन इंटरवेंशन डिजाइन। This is yet another important part of this unit। ये काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रोसेस बताओ इंटरवेंशन डिजाइन की या स्टेप्स बताओ इंटरवेंशन डिजाइन के, एंड स्टेप्स एंड प्रोसेस आर सेम थिंग ओनली। जब भी आपको अगर पूछा जाए स्टेप्स या इंटरवेंशन डिजाइन के बताओ, तो दीज आर ऑल द 5 स्टेप्स विच यू वुड नीड टू मेंशन। ये स्नाइडर में काफी डिटेल में दिया हुआ है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। आई विल गो थ्रू इट ब्रीफली। द पहला स्टेप ऑफ इंटरवेंशन डिजाइन इज ऑलवेज प्रॉब्लम को ढूंढना और प्रॉब्लम को समझना एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में। सो यहाँ पे हो सकता है प्रॉब्लम की आपके मोहल्ले में ग्रोसरी स्टोर है जो सिंगल यूज प्लास्टिक बैग, पॉलीथीन यूज करते हैं, एंड यू सी कि उससे बहुत ज्यादा कचरा होता है, इट इज अननेसेसरी। द म्यूनिसिपल अथॉरिटी और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन सीज दैट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि सिंगल यूज प्लास्टिक बहुत ज्यादा यूज हो रही है, कचरे में जाती है, बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है, और बहुत क्वांटिटी में यूज हो रही है, तो काफी ज्यादा हार्म हो रहा है। हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली। सेकंड स्टेप इज टू सी कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। इट इज टू सी सिमिलर प्रॉब्लम्स को लोगों ने पहले कैसे हैंडल किया, उसके बारे में पढ़ो। सी कि आसपास के लोगों के पास ये सेम प्रॉब्लम है कि नहीं, अगर नहीं है तो उन्होंने इसको हटाने के लिए क्या किया था। You read previous papers, you read previous intervention designs, you read कि क्या क्या चीजें लोगों को मोटिवेट कर सकती हैं टू नॉट यूज प्लास्टिक बैग्स। ये सारा रिसर्च करने के बाद यू अराइव एट अ सोल्यूशन, एंड यहाँ पे सोल्यूशन ये हो सकता है कि शॉपकीपर शुड स्टार्ट गिविंग अपने तरफ से अ रियूजेबल बैग विच कैन बी मेड आउट ऑफ क्लॉथ। तो जब वो एक बार देगा तो लोग बार बार उसी में सामान ले जा सकते हैं, उन्हें हर बार फेंकना नहीं पड़ेगा या नया बैग नहीं लेना पड़ेगा प्लास्टिक का उसकी दुकान से सामान खरीदते समय। तो पीपल डिड रिसर्च, उन्होंने ये सोल्यूशन निकाला कि हमें शॉपकीपर्स को मोटिवेट करना है कि वो सबको क्लॉथ बैग में जो रीयूजेबल हो उसमें ग्रोसरी देना शुरू करें। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है गोल्स, और कैसे हम इस सोल्यूशन को इस फील्ड में इंट्रोड्यूस करेंगे वो प्लान करना। यहाँ पे गोल हो सकता है कि 6 महीने के अंदर हमें
50% प्लास्टिक बैग का यूजेज कम करना है। और हमें इस मोहल्ले में अगर 10 दुकानें हैं तो उनमें से कम 5 दुकानों में ये क्लॉथ बैग और यूजेबल बैग वाली चीज लानी है, कि वो अपनी तरफ से प्लास्टिक बैग यूज करना बंद करें और कस्टमर्स को रियूजेबल बैग दें। तो ये हमारा इंटरवेंशन डिजाइन का गोल है। डिजाइन करने के लिए आपको लॉजिस्टिक्स में जाना पड़ेगा कि रियूजेबल बैग कौन सप्लाई करेगा, प्लास्टिक बैग को बंद करने के लिए बैन लगाना पड़ेगा या फिर बिना बैन लगाए भी काम चल सकता है। शॉपकीपर्स के पास क्या इंसेंटिव होगा प्लास्टिक बैग नहीं यूज करने का, क्योंकि वो तो सस्ते होते हैं। तो यहाँ पे द म्यूनिसिपल अथॉरिटी कैन बी लाइक कि प्लास्टिक बैग का प्राइस बढ़ा दें और रियूजेबल बैग्स पे सब्सिडीज प्रोवाइड कर दें। तो इन सब चीजों को दिमाग में रखते हुए हम डिजाइन करेंगे इंटरवेंशन, एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू इम्प्लीमेंट दैट इंटरवेंशन। जो चीजें हमने डिस्कस करी, जो पॉइंटर्स थे कि प्लास्टिक बैग महंगे कर दिए, सब्सिडी दे दी रियूजेबल बैग में, they can put up posters encouraging people to be more sustainable, and it could be like कि if people bring their own reusable bag, they can get a very nominal discount, 10-20 रुपए का, या they can get a free goodie or something with the purchase for the first few weeks, which can make them more likely, which can make them more motivated to use reusable bags. तो ये हमारा इंटरवेंशन है, ये हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, 2-3-4 महीने ये इंटरवेंशन चला। उसके बाद हम आते हैं फाइनल स्टेप में, वो होता है हमारा इवैल्यूएशन। हम यहाँ पे जानना चाहेंगे कि ये जो हमने इतने सारे स्टेप्स करे, हमने ये जो इंटरवेंशन बनाया, हमने इम्प्लीमेंट भी कर दिया अपने मोहल्ले में, तो इससे कुछ फर्क भी पड़ा है कि नहीं, कि बस बेफिजूली में हो गया हमारा इंटरवेंशन, कुछ फर्क भी नहीं पड़ा, लोग अभी भी प्लास्टिक बैग यूज कर रहे हैं। ये जानने के लिए इवैल्यूएट करना होता है, एंड इवैल्यूएशन का भी अभी प्रोसेस आई विल डिस्कस इन अगले 2 स्लाइड्स। बट उसके पहले आई वुड जस्ट लाइक टू गो थ्रू द प्रोसेस अगेन, कि इवैल्यूएशन करने के बाद अगर रिजल्ट अच्छा होता है तब तो इंटरवेंशन इज सक्सेसफुल, हमारा काम खत्म। अगर इवैल्यूएशन करने के बाद हमें लगता है कि रिजल्ट सक्सेसफुल नहीं था, तो हम देखते हैं किन किन चीजों की वजह से कमी आई थी, कहाँ कहाँ पे हमारा इंटरवेंशन वाज नॉट इफेक्टिव इनफ, और फिर हम लोग जाते हैं बैक टू थर्ड और सेकेंड स्टेप, जिसमें हम सोल्यूशन को रिविजिट करेंगे, हम नए गोल्स सेट करेंगे, हम इंटरवेंशन में नए डिजाइन में चेंजेस लाएंगे, एंड देन वी विल इम्प्लीमेंट द इम्प्रूव्ड इंटरवेंशन, एंड फिर सी वो सेकेंड इम्प्रूव्ड वर्जन का इवैल्यूएशन क्या है। एंड दिस इज लाइक अ साइक्लिकल प्रोसेस, कि ये बार बार टू एंड फ्रो चलता रहता है विद मोस्ट सोशल प्रॉब्लम्स। आप प्रॉब्लम देखते हो, आप सोल्यूशन लाते हो, आप उसका रिजल्ट देखते हो क्या आया है, फिर उसे इम्प्रूव करने के लिए आप फिर से सोल्यूशन बदलते हो, नए गोल्स लगाते हो, बेटर इंटरवेंशन बनाते हो, फिर इवैल्यूएट करते हो। सो दिस इज अ cyclical process which keeps on happening. Now we come to intervention evaluation, the last step we talked about in the process. इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे अब। इंटरवेंशन इवैल्यूएशन इज बेसिकली, आप ये 3 सवाल पूछते हो जो यहाँ स्क्रीन पे मेंशन है, फॉर टू नो कि ये इंटरवेंशन का क्या असर था, कुछ फायदा हुआ भी कि नहीं इससे हमें। पहला क्वेश्चन होता है, डिड द इंटरवेंशन वर्क, विच टेस्ट इट्स इफेक्टिवनेस, कि ये जो हमने इंटरवेंशन किया था ये एक्चुअली में सक्सेसफुल था कि अनसक्सेसफुल था। सेकंड होता है एफिशिएंसी जानना उसकी, कि हमने इसमें जितना टाइम, पैसा, रिसोर्सेज, मेहनत सब लगाया है, उसका जो हमें फायदा मिला है वो क्या वर्थ इट था, वो क्या उसका सेंस बना जो हमने करा, एफिशिएंसी। एंड द थर्ड थिंग इज दैट वी सी इज इम्पैक्ट, क्या है उसका, पॉजिटिव और नेगेटिव। और इम्पैक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम रिजल्ट। यहाँ पे जो हम पहले क्वेश्चन में देखते हैं, वो देखते हैं कि
इंटरवेंशन का जो टारगेट बिहेवियर था लास्ट एग्जाम्पल को लेके, कि हमारा टारगेट बिहेवियर थे प्लास्टिक बैग्स का यूज कम हो जाए, तो वो हुआ कि नहीं, वो पहला क्वेश्चन देख रहा है। एंड जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये देख रहा है कि प्लास्टिक बैग यूजेज अगर कम हो गया है तो उससे और किन चीजों पे फर्क पड़ रहा है। यहाँ पे जैसे अगर प्लास्टिक बैग दुकानदार खरीदना बंद कर रहे हैं तो जो प्लास्टिक बैग्स बेचने वाले हैं उन पे फर्क पड़ेगा। एंड आप लोग ने देखा होगा कि ट्रैश कलेक्टर्स भी होते हैं, जो लोग ये सड़क पे प्लास्टिक बैग्स वगैरह उठा के दे टेक इट टू फर्दर डाउन द चेन, कबाड़ी वाले, तो उनको भी उससे कुछ फायदा होता है। तो इन लोगों के लिए तो एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ प्लास्टिक बैग कम होने का। तो बेसिकली इम्पैक्ट से हम ब्रॉडर कॉन्सिक्वेंसेस जानते हैं। प्लास्टिक बैग कम होने का अगर ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है तो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस भी ये है कि ट्रैश अब हर जगह नहीं होगा, प्रॉबेबली ड्रेन्स क्लॉग नहीं होंगे, वाइल्ड लाइफ के लिए अच्छा होगा, और सिंगल यूज बैग्स यूज करने से people will be more likely to remember it and bring it when they go to shop to other places also। एक बिहेवियर में चेंज देखने को मिल सकता है लोगों के, they can become more environmental aware। so those are all positive impacts। तो ये तीन चीजें देखनी होती हैं, हमारा गोल होता है इन तीन चीजों को समझना थ्रू इंटरवेंशन इवैल्यूएशन। अब ये दो टाइप के होते हैं। पहला इवैल्यूएशन होता है प्रोसेस इवैल्यूएशन एंड द सेकेंड टाइप इज आउटकम। नाम से ही बहुत क्लियर है हम क्या इवैल्यूएट कर रहे हैं दोनों में। प्रोसेस इवैल्यूएशन में हम इवैल्यूएट करते हैं कि जो इंटरवेंशन के स्टेप्स हैं वो कितने स्मूथली हो रहे हैं, और जो हमारा ग्रुप है लोगों का, हमारा बेसिकली पार्टिसिपेंट ग्रुप, टारगेट ग्रुप, उसको वो सारे स्टेप्स कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने बुरे लग रहे हैं, वो कितना रिजिस्ट कर रहे हैं कुछ चीजों को, या समझने में उन्हें दिक्कत हो रही है, ये सारी चीजें हम देखते हैं अपने इंटरवेंशन के स्टेप्स की। तो ये प्रोसेस में आ जाता है। एंड आउटकम इवैल्यूएशन सिंपली इसके हम आउटकम देख रहे हैं, जो ओवरऑल रिजल्ट है हमारे पूरे इंटरवेंशन का, हम उसको असेस कर रहे हैं, हम उसकी इफेक्टिवनेस को देख रहे हैं, हम उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं। तो दीज आर टू ब्रॉड types of evaluation, and this was our first unit। तो हमने डिस्कस करा नेचर हिस्ट्री, पीआरए मेथड क्या होते हैं, और पीआरए मेथड में जो ढेर सारी मेथडोलॉजीज होती हैं वो कौन सी होती हैं। देन वी डिस्कस्ड कि इंटरवेंशन कैसे डिजाइन करते हैं और इंटरवेंशन को इवैल्यूएट कैसे करते हैं। एंड इनसे रिलेटेड these are also some important questions that I've mentioned। These are also mentioned in your SLM, and these questions come repeatedly in your exams। 4 मेजर पार्ट्स हैं हमारे सिलेबस के जो आएंगे आपके इस यूनिट से, एंड उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, एंड ये क्वेश्चंस काफी कॉमन होते हैं। नेचर एंड स्कोप का क्वेश्चन अलग से बहुत आता है। एज आई मेंशन पीआरए इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, तो इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं कि पीआरए मेथड क्या होते हैं, उनकी मेथडोलॉजी को डिस्क्राइब करें। एंड फिर आते हैं हमारे इंटरवेंशंस के स्टेप्स क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होती है बनाने की, और इंटरवेंशन को इवैल्यूएट करने के क्या तरीके होते हैं। दीज आर ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इनसे क्वेश्चन आते हैं। बाकी व्हाट आई वुड सजेस्ट इज अपने इंटरनल असेसमेंट के लिए आप लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो दिए हैं आपके एसएलएम में, एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, वो जरूर अटेम्प्ट करो, वो काफी इंपॉर्टेंट है। एंड उनका पैटर्न विल आल्सो फेमिलियराइज विद कि आईए में किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू डू दैट। And with that, we are done with our first unit। We will take 5 minutes ka break, and then we will catch up at 4:07 to start with the second unit, and uske baad I will be attending to your questions। So we'll be having a 5-minute break। Okay, everyone।
Welcome back, everyone. We will be resuming the class in just a minute. And अब हम लोग यूनिट 2 शुरू करेंगे, which is social diversity and its challenges. I will begin just another minute or so. I hope everyone's back. Okay, so we will begin with the second unit, social diversity and challenges. It's quite a large unit compared to the first one. पहली वाली यूनिट सबसे छोटी है इस पेपर के, ये वाली उससे लंबी है। ऑल्दो जो इसका मेन क्वेश्चंस जो आते हैं वो आएंगे आपके मीनिंग ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, उसका नेचर डिस्क्राइब करने को बोला जाएगा, एक्सप्लेन करने को बोला जाएगा। एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज चैलेंजेस टू सोशल डाइवर्सिटी, जो हम कल पढ़ेंगे। सो challenges हो गए, opportunities हो गए, these both of these things are also very important. And focusing on today जो हम part करेंगे, we will be covering from number 1 to number 8. तो which is meaning समझेंगे, nature समझेंगे social diversity का, levels of social diversity समझेंगे, and then we will go through all the different kinds of diversity जो होती है, individual, regional, linguistic, religious, caste and tribes and gender. And we will see कि इनके क्या components होते हैं हर type के diversity में। तो gender diversity तक करेंगे आज यहाँ पे। The lecture will be ending and then I will be entertaining your questions from this unit and the last unit we did, number 1. उन दोनों से हम questions और doubts discuss करेंगे after doing till gender diversity आज. And let's begin. So the meaning of social diversity is in its name. Diversity मतलब डिफरेंशिएशन होना, डाइवर्स होना, अलग अलग टाइप के, अलग अलग ग्रुप से, अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करना, ये डाइवर्सिटी है। एंड सोशल जब हम उसमें ऐड कर देते हैं तो वो डाइवर्सिटी सारे सोशल कॉन्टेक्स्ट भी कवर करता है, जैसा कि ये डेफिनेशन में मेंशन्ड है डैनियल कीफ की, which is an important definition and is used regularly. तो ये आप लोग ढंग से पढ़िएगा, write it on your answers also जब पूछा जाए social diversity के बारे में. The definition states simply कि social diversity refers to the differences we see in religion, cultural background, social status, economic status and so on. एंड सिर्फ इन्हीं 4 चीजों तक लिमिटेड नहीं है। द डाइवर्सिटी कुड बी अबाउट एज, it could be about ability, geographical location, it could be about what subject or field a person is studying or is a part of, it could be about ethnicity, it could be about gender expression. So all of these aspects come under social diversity. Social diversity is the variety of human experiences, background and identities as put here. And यहाँ भी वही सारे factors list down करे हैं जो अभी मैंने discuss किया। Moving on, we will discuss the levels of social diversity. These are given by Sorokin in 1920s. So he was one of the first people to study intergroup में differences. एंड इसने लेवल्स ऑफ सोशल डाइवर्सिटी जो दिए हैं आर बेस्ड ऑन कि अज्यूमिंग एक ग्रुप है, उसके अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं और उस ग्रुप के लोगों का दूसरे ग्रुप के लोगों से कंपैरिजन में क्या डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं।
So in दो levels पे we study social diversity according to him. इंट्रा ग्रुप डिफरेंशिएशन मींस ग्रुप के अंदर लोगों में क्या डिफरेंस है, जैसे कि यू गाइज आर इन बीए प्रोग्राम, तो यू आर अ पार्ट ऑफ अ कॉमन ग्रुप विच इज बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स। अब आप लोग के आसपास आपस में जो डिफरेंसेस हैं they will count as intra-group differentiation. And these are not about social rank. These are just intrinsic differentiation or characteristics which exist. यहाँ पे he does not mention कि superiority and inferiority works or is important. यहाँ पे it's just that कि कुछ differences exist करते हैं एक larger social group में, which is different from intergroup differentiation. Now, intergroup differentiation is differences between two distinct groups. तो अब आपका जो differentiation होगा could be about BA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स और BCom के स्टूडेंट्स, अलग अलग कोर्सेज के लोग। तो अब ये दो अलग अलग सोशल ग्रुप है, उनके बीच के डिफरेंसेस हम स्टडी करते हैं, तो ये इंटरग्रुप डिफरेंशिएशन कहलाता है। He also talks about intergroup stratification, which means जब इंटरग्रुप डिफरेंशिएशन में पावर डायनामिक्स आ जाते हैं, सुपीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी का रोल आ जाता है, तब वो इंटरग्रुप डिफरेंशिएशन से इंटरग्रुप स्ट्रैटिफिकेशन बन जाता है। सो अब बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स में तो कोई ऐसे इंटरग्रुप स्ट्रैटिफिकेशन तो हम नहीं देखते, इधर तो ऐसा एज सच कोई सुपीरियोरिटी इन्फीरियोरिटी नहीं है, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, दैट इज द डिफरेंस। बट when it comes to let's say social class, कि lower middle class और upper middle class के लोगों में there is a difference of rank on the basis of economic income कितनी है, तो वहां पे हम intergroup stratification बोलेंगे, उसे intergroup differentiation नहीं बोलेंगे। This is the major difference between these two terms. And हमारा intergroup differentiation also इसके भी सब लेवल्स होते हैं। The three sub levels that Sorokin discusses is ideational, कि सारे लोगों का एक शेयर्ड बिलीफ है, उसके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यूजुअली आइडिएशनल इंटरग्रुप डिफरेंशिएशन रिलीजियस ग्रुप्स में ही ज्यादा देखने को मिलती है, कि एक रिलीजन के लोगों के कुछ सेट ऑफ बिलीफ्स हैं और दूसरे लोगों के रिलीजन कुछ सेट ऑफ बिलीफ्स हैं, and these beliefs are the major differentiating characteristic. Second is egalitarian, जैसा हमने डिस्कस करा था बीए प्रोग्राम और बीकॉम के स्टूडेंट्स, तो सोशल इक्वालिटी है इवन दो यू आर डिफरेंट, बट egalitarian डायनेमिक ही है, यहाँ पे रैंक नहीं है कोई। And inegalitarian intergroup differentiation, which is basically intergroup stratification, तो यहाँ पे रैंकिंग होती है, यहाँ पे एक सुपीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी का कॉन्टेक्स्ट होता है, as we discussed. So economic class is an example of this, lower middle, upper middle, these are all stratifications जो inegalitarian intergroup differentiation पे based हैं। यहाँ पे social inequality देख सकते हैं हम। So those are the two levels that Sorokin came up with for social diversity. And continuing from that, there is another important aspect to ये social diversity कैसे काम करती है society में। तो this aspect is basically about interaction. दो टाइप का interaction हम देखते हैं social groups में। पहला है यूनिबाउंड, विच इज कि हमारा जो दो ग्रुप हैं उनके बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग हैं, दे हैव दूसरे ग्रुप्स के अगेंस्ट, क्योंकि उनका इंट्रा ग्रुप डिफरेंशिएशन कम है, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ शेयर्ड आइडेंटिटी, बिलीव्स, वैल्यूज, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स एक ग्रुप के विद इन सिमिलर हैं एंड दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अनदर ग्रुप। तो as you can see in the diagram, the boundaries between the group are very bold and strong,
एंड ओवरलैप नहीं है इन ग्रुप के बीच में, डिफरेंसेस बहुत क्लियर हैं। एंड सच ग्रुप के मेंबर्स ओनली इंटरेक्ट विद पीपल जो उनके खुद के ग्रुप में होते हैं, बाहर के लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। दैट इज यूनिबाउंड फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन of social groups. And multi-bound interaction, which is usually more common, is just कि आप एक ग्रुप को बिलोंग करते हो, you share similar characteristics with them, but you also might belong to another group और बाकी ग्रुप्स के साथ आपके इंटरेक्शन होंगे. So it's like you juggle or you move between different social groups. And बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज नहीं होते हैं, यू फील कनेक्टेड टू वन ग्रुप बट बाकी ग्रुप्स के साथ भी आप इंटरेक्ट करते हो, विच नाउ यू कैन सी इन द डायग्राम की बाउंड्रीज उतने बोल्ड नहीं है, आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, you have an overlap with another group and you also are interacting with other distant social groups. So this is a multi-bound form of interaction of social group. So these are basically the levels of differentiation, जिसमें इंट्रा ग्रुप और इंटर ग्रुप पढ़ा हमने, एंड ये इंटरैक्ट कैसे करते हैं is given by these two modes, unibound and multi-bound. ये आपके SLM में इतने अच्छे से नहीं दिए हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये PPT भी आपके साथ शेयर होगी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इससे एक बार रेफर करके पढ़ें, इट वुड बी मच सिंपलर फॉर यू. एंड यस, मूविंग ऑन, types of social diversity. So this is the last part of today's lecture. हम social diversity के various forms पढ़ेंगे basically कि ये किस किस aspects में हम social diversity देखते हैं, and इसके बाद I will be taken in doubt, so I hope you have noted whatever you have doubts in अभी तक का जितना cover हुआ है, and ask me at the end. And okay, so let's begin. The types of social diversity we will be studying in Indian context specifically यहाँ पे, and Indian context में ये हम 6 types majorly देखते हैं, starting with individual diversity. So individual diversity exist 2 तरीकों से. पहला होता है inherent category, which are basically the things you are born with, जो आप नहीं चेंज करते हो या आपका सोशल कॉन्टेक्स्ट नहीं चेंज कर रहा है. दीज आर योर एज, रेस, एथिनिसिटी, जेनेटिक्स कैसे हैं, फिजिकल कैपेबिलिटीज क्या है, आपका जेंडर क्या है, सेक्स क्या है. दीज आर ऑल इनहेरेंट कैटेगरीज. And then there are acquired characteristics which are relevant to your social context. आप अपने social context से ये सारी चीजें pick up करते हो. So geographical location, where you are born, where you live, where you work, where you study. These are all geographical location. Then you have income level. Then you have education, कितना है आपका, at what level you are operating, or are you working, or your marital status. There could be more examples, but these are the major examples that people identify. And ये 2 कैटेगरीज के थ्रू आप बेसिकली अपने आप को डिफाइन करते हो. पीपल गेट their sense of identity from these 2 categories, and then we come on to more bases of diversity. So these can be termed as basically individual differences, and these are values and attitudes. आपके values, आपका attitude, आपके beliefs about things, आप क्या perception है चीजों का, जो भी उसमें differences होते हैं, form one basis of diversity. Then skills and abilities, सबकी अलग अलग होती हैं. Some people are skilled at artistic things, some people are skilled at more mathematical, scientific things. Ability होना उस चीज के लिए, all of that also comes under individual diversity. Then you have your personality traits. So
these can exist on a spectrum of being introverted, extroverted, being open minded, being more responsible, being being more being more friendly, all of your personality characteristics, which you must have studied in PID. Those all come under personality traits, and उसके basis पे भी individual difference देखते हैं हम. Then we have demographic factors. Demographic factors are quite similar to acquired categories. So आपका geographical location हो गया, domicile state हो गया, education हो गया, marital status हो गया, uh, if you are married, number of children would also come under demographic factors. Your mother's and father's name, your family size, all of these things are demographic factors. And moving on to the other type of diversity, which would be regional diversity. So, by regional diversity, what we mean is basically three things. India is a very large country and a lot of social groups exist. So पहले तरीके से जो हम डाइवर्सिटी देखते हैं रीजनल लेवल पे होती है ज्योग्राफी के थ्रू. There we have some mountain valley regions, some flats हैं, northern plains, the like where our institute is situated. Then we have the Deccan region in central India, coastal regions हैं, deserts हैं, beaches हैं. Like all of these are geographical things which give origin to diversity at the regional level. Then we have ethnicity. So major जो ethnicities है इंडिया में, there are a lot more. We are a diverse country. But जो main है वो है Indo-Aryans in the north, central and west India. Then we had Dravidians in the south, and then we have Mongoloid people in northeast, and we have a lot of small tribal groups which we will discuss in more detail आगे वाले एक slide में. So we have a lot of tribal groups also across India. And each of these groups have their own set of traditions, their own set of rituals. उनका अपना language होता है, cuisine होता है, customs होते हैं, views होते हैं on marriage, on education, on jobs. So these are all basis for diversity in the ethnic sense. And then we have culture. So across India, foods, festivals, music, dance, all the regions have their own unique traditions जो कि वहाँ के लोगों के इंटरेक्शन से ओरिजिनेट होते हैं, वहाँ की ज्योग्राफी से ओरिजिनेट होते हैं, क्लाइमेट से ओरिजिनेट होते हैं. All of those things are form part of the culture that we see diverse in the regional sense. तो regional diversity के तीन major points होते हैं. And then we move on to another form of diversity, which is related to regional diversity, but we will discuss it in more detail यहाँ पे. So linguistic diversity is a big thing in India. India is a land of many languages, and as mentioned here, we have over 120 languages and way more in thousands of numbers में dialects हैं हमारे throughout the country. The four main language families are mentioned here: Indo-European, Dravidian, Sino-Tibetan, and Austroasiatic. So you can read about them more in the SLM detail में. I would not go into much detail, but ये major families होती हैं. And in India we have states के अपने खुद के official languages, along with Hindi, which is considered the national language, official language at the national level. We don't have a national language. We only have official languages across states and at the national level. And then we have we would talk about the impact of this linguistic diversity. Since languages बहुत
डिफरेंट होती हैं बोलने में, समझने में, उनका बोलने का तरीका अलग-अलग होता है, तो उसकी वजह से वी आल्सो सी डाइवर्सिटी इन लिटरेचर, म्यूजिक एंड हाउ एवरीडे पीपल टॉक इन पर्टिकुलर लैंग्वेजेस। कुछ लैंग्वेजेस बहुत शार्प लगती हैं, कुछ बहुत मेलो होती हैं, कुछ अग्रेसिव इमोशंस ज़्यादा एक्सप्रेस करती हैं, कुछ रिस्ट्रेंट पे फोकस करती हैं, तो ऑल ऑफ दोज़ aspects are also there within languages. And then we talk about कि there also exists some form of contention among language usage in India since इतना diversity है and लोग बहुत strongly identify करते हैं with their languages, तो कभी कभार conflicts भी होते हैं. So that is also an outcome of linguistic diversity. Then we have religious diversity. India, as is the case with everything, we have a lot of religions and people who practice diverse religions within our country. The major religions in India are Hinduism, Islam, Christianity, Sikhism, Buddhism, Jainism, and Zoroastrianism. And along with all these religions, सारे ग्रुप्स का अपना एक डिस्टिंक्ट कल्चर भी है. सबके अपने फेस्टिवल्स हैं, डाइटरी प्रैक्टिसेस हैं, एंड इंटरमिंगलिंग भी कल्चर के बिकॉज ऑफ इंटरमिंगलिंग एंड इंटरेक्शन विद अदर कल्चर्स, रीजनल डाइवर्सिटी भी है in the form of very distinct regional practices, such as in a lot of places people have biryani on Eid, biryani on Christmas. That is a practice that has originated from interaction with two different religions. So unke interaction se that region has come up with a different practice altogether. So that is also seen. And then again, as in the case of linguistic diversity, because of religious diversity also, kabhi kabar there is religious tension, there is contention, there are conflicts, and so yeah, contention and freedom are an outcome of religious diversity within our country. Now we come to the second last type, which is caste and tribes diversity. Caste is a form of social stratification. As we studied in levels of differentiation, जब डिफरेंस इंटरग्रुप डिफरेंशिएशन में रैंकिंग होती है, सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी का एलिमेंट आ जाता है, तो हम उसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन या इंटरग्रुप स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं. तो कास्ट सिस्टम इज अ फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. It divides people into 4 categories on the basis of their birth, and उन categories को different importance और roles assign किए जाते हैं. Social stratification in the form of caste actually is a very big cause of conflict. It perpetuates discrimination, exclusion, and inequality. And there have been measures to tackle it consecutively in our country. So that is there. And along with caste, we also have culturally rich tribes in our country. Across the country, we have regional tribes who have their own practices, who have their own cultures, who have their own diets, music, and so on. And most of these tribes have gone through extents of modernization. खासकर colonialism के बाद, they had more interaction with urban culture or people of other groups, and because of that they have gone through certain changes. Tribes में भी we see conflicts within the tribes, दूसरे tribes के साथ, and with other states and groups. So conflicts exist there also. You will see a common theme here कि diversity and conflict is quite related. It often ends up being the outcome of diversity, and we will study about it अगले lecture में कल जो होगा. As an outcome of diversity, conflict is a big part.
and it's also important from the sense of your exams. Outcomes of diversity is a very important topic. Now we move to the last form of diversity which we will be discussing today, and that's gender diversity. So जो biological characteristics होती हैं upon birth, they are termed as sex, and जो उनका socio cultural expression होता है, that is termed as gender, and sex and gender are different. And with gender comes a lot of assigned gender roles that exist in our society. And as we've mentioned here, historically and continuing to present also, women have faced a lot of issues because of gender diversity. We including violence, discrimination, female feticide, limited economic opportunities, stunted growth at jobs and all. So those are some outcomes of gender diversity in the context of women. And men and women are both affected by perpetuated gender roles. And after that, we also have queer community. We have marginalized and vulnerable groups within the queer space. Gender diversity also exists in the form of gender expression ranging from feminine to masculine, and people identifying with them. And sometimes it causes conflicts if it does not agree with जो society में accepted तरीका होता है to behave. So discrimination and violence also originates from that. So gender diversity is yet another form of diversity, yet another form of social diversity in the country. So these are the basic forms of diversity. Obviously, these social diversity can exist at smaller levels. कॉलेज में जैसे हमने डिस्कस करा वो भी एक फॉर्म की सोशल डाइवर्सिटी है बिटवीन डिफरेंट कोर्सेज बिटवीन डिफरेंट पीपल एंड सिमिलर डाइवर्सिटी ऑल्सो एग्जिस्ट इन वर्क प्लेसेस ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं लोग अलग अलग काम करते हैं दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी बट सोशल डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो दीज आर द मेन छह टाइप्स विच एग्जिस्ट हमारे कंट्री में एट अ ग्लोबल लेवल एट अ नेशनल लेवल एंड एट अ सोशल ग्रुप लेवल सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर अगले लेक्चर में जो कि कल है हमारा 1 बजे we will be starting with challenges around social diversity and opportunities of social diversity. So next lecture में हम ये discuss करेंगे and then we will be moving on to our last unit. And yes, so ये आधा unit of second and the whole unit of third will be discussed tomorrow. So please attend that class also. Now I will be open to doubts since the lecture has ended. So if you have any, please come up with them. I'll surely answer them.
There seems to be a problem with the chat, it seems. Please keep your questions noted. I will try to unmute you and you can answer. Divya and Rabizul, I see both of your hands. So I will be unmuting you. Please do ask. And agar if you do not want to use your mic, it's fine. I will see ki chat is working within a few minutes. There seems to be some problem with the chat today, and I'm not able to turn it on. It's just turned off for this meeting. Please keep your questions written with you. I will attend to them tomorrow, first thing when we join for the next lecture. Please keep them with you. Do attend tomorrow's lecture. कल मैं आपको सारे doubts clear कर दूंगी before starting moving on with the unit. So please keep it with them. I don't think अभी ये chat वाला fix हो रहा है. You can still remain here. I hope it does get fixed and you can ask your doubt. You can wait till 5 p.m. But for anyone who has doubts, please keep them noted. I will surely attend to them. मैं ज़रूर आपका doubt clear करूँगी next lecture में.
Excuse me, ma'am. Yes, बच्चे. Yes, Divya. Ma'am, I have a doubt from Unit 1. Yes, yes. Tell me, कौन से सब टॉपिक से डाउट है? Ma'am, intervention evaluation. Okay, so intervention evaluation में like कुछ specific doubt है या फिर like मैम as a concept? उसमें मैम यस हाँ मैम इसमें हमारा एक एसएलएम में लिखा हुआ है रीजंस ऑफ इवैल्यूएटिंग इंटरवेंशंस। हाँ जी. तो मैम Let अगर me हम see. हाँ हाँ बोलो बोलो. तो अगर हम इंटरवेंशन इवैल्यूएशन के बारे में लिख रहे हैं तो हमें रीजन भी मेंशन करने होंगे। I mean अगर सिर्फ इंटरवेंशन इवैल्यूएशन पे क्वेश्चन आता है, राइट, तो यू कैन डेफिनेटली मेंशन देम. एंड इफ एज अ प्रोसेस के बारे में क्वेश्चन आता है कि पूरा प्रोसेस बताओ इंटरवेंशन बनाने का, तो इतना डिटेल में वैल्यूएशन के बारे में मेंशन करने की जरूरत नहीं है, राइट? मैम जो आपने क्वेश्चन शो किए थे उसमें जो थर्ड क्वेश्चन है तो उसमें रीजंस लिखने होंगे। हाँ, सी इसमें क्योंकि अलग से पूछ रहे हैं कि इवैल्यूएट करने के तरीके क्या होते हैं, राइट? तो दे वांट कि तुम जितना तुम इंटरवेंशन डिजाइन करने की प्रोसेस बता रहे हो, उतना ही वेटेज तुम इंटरवेंशन इवैल्यूएशन के बारे में भी दे रहे हो. इसमें तुम्हें आधे आधे मार्क्स मिलेंगे. अगर 20 मार्क का क्वेश्चन होगा तो 10 मार्क मिलेंगे तुम्हें डिजाइन बताने के लिए, एंड 10 मार्क्स मिलेंगे वैल्यूएशन का अलग से बताने के लिए. सो हियर यू वुड हैव टू मेंशन. बट से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ स्टेजेस ऑफ इंटरवेंशन डिजाइनिंग पूछा है, तो यहाँ पे यू कैन मेंशन अबाउट इंटरवेंशन इवैल्यूएशन ब्रीफली, और इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. ओके मैम। राइट? आई होप इट्स क्लियर. एनी अदर डाउट्स? Ma'am, there is also a topic about case study in Indian context in the same unit. दैट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली. उसमें एक केस डिस्कस कर रहे हैं टबैको सेसेशन के बारे में, बेसिकली एडिक्शन को ट्रीट करने के लिए. तो तो मैम उससे वो रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। नहीं नहीं, वो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि तुम वो पढ़ के समझ सको कि इन्होंने अपना इंटरवेंशन कैसे प्लान किया, जो भी मेथड्स यूज करें वो क्या क्या थे, एंड हाउ डिड दे असेस द आउटकम. तो वो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल उनने दिया है. इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि बहुत स्पेसिफिक इंटरवेंशन है वो. बस एक एग्जांपल है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. ओके मैम। अरे Ma'am, I have one more doubt. यस यस, गो अहेड बच्चे. Ma'am, in last semester, we have questions about writing short notes on 10 marks. So, ma'am, अभी जो हमने ये chapters किए इनमें से short note में कौन से questions आ सकते हैं? ओके, सो शॉर्ट नोट में नेचर एंड पर्पस ऑफ अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी, जो हमने पहले यूनिट में कवर करा, वो आ सकता है. एंड देन यू कैन ऑल्सो गेट कि पार्टिसिपेटरी रिसर्च मेथड्स क्या होते हैं. तो वहाँ वो अगर शॉर्ट नोट के लिए आता है तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि पीआरए मेथड्स होते क्या हैं एंड हम यूज कहाँ करते हैं. एज आई हैव मेंशन्ड इन दिस स्लाइड, जब हम पीआरए डिस्कस कर रहे थे, यू वुड टेल कि फ्लेक्सिबल होते हैं, अडेप्टेबल होते हैं, एनजीओज यूज करते हैं, इफेक्टिव होते हैं, सस्टेनेबल होते हैं. नेचर बताओगे एंड देन यू विल ब्रीफली डिस्कस इम्पोर्टेंट मेथड्स जो भी हैं, सारे लिस्ट आउट करके छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन दोगे फॉर शॉर्ट नोट. एंड अ सिमिलर क्वेश्चन शॉर्ट नोट का हो सकता है इंटरवेंशन डिजाइन स्टेप्स बताओ. तो शॉर्ट नोट के लिए आएगा तो यू कैन कीप इट ब्रीफ. उतना डिटेल में मत लिखना जितना तुम
15 मार्क वाले क्वेश्चन के लिए, अब उससे ज्यादा मार्क वाले क्वेश्चन के लिए करो। यू कैन कीप इट शॉर्ट। पहले यूनिट में यही 3 मेजर टॉपिक्स हैं, नेचर, पीआरए एंड इंटरवेंशन डिजाइन। एंड सोशल डाइवर्सिटी से जो अभी हमने जहां तक पढ़ा है, वहां से ये मीनिंग एंड लेवल ऑफ सोशल डाइवर्सिटी इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक विच कैन कम फॉर शॉर्ट नोट। अभी हमने पढ़ा नहीं है, बट चैलेंजेस टू सोशल डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो कम फॉर शॉर्ट नोट। तो द मेन थिंग इज यहाँ पे सब कुछ ब्रीफली लिखना होगा एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल लॉन्गर वाला आंसर। बट मेक श्योर कि यू कवर ऑल ऑफ द हेडिंग्स, लीव आउट मत करो हेडिंग्स को, डिस्क्रिप्शन छोटा दे दो चाहे। ओके मैम। सो मैम अगर ये 10 मार्क्स में आए तो 2 to 3 पेजेस में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, दैट इज इनफ। जस्ट मेक श्योर कि तुम सारे एज ए सेड टॉपिक्स कवर कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा ज्यादा भर भर के लिखो उनके बारे में और रेलिवेंट ना हो। जस्ट मेक श्योर कि यू स्टिकिंग टू ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। एंड 2 से 3 पेज इज इनफ डिपेंडिंग ऑन योर हैंड राइटिंग। 2 से 3 पेज इज प्रिटी ओके फॉर 10 मार्क्स का क्वेश्चन। ओके मैम, थैंक यू मैम। नो प्रॉब्लम।
All right, everyone, we've arrived at the end of our prescribed time. Any doubts, if anyone had, you can tell me about them tomorrow. We will be meeting at 1 again. We will be continuing on the syllabus. Unit 2 करना है अभी बाकी और Unit 3 पूरा होगा. So we will have 2 lectures कल and जो भी doubts हैं please keep them noted. I will attend to them कल. And good evening for now. Have a good evening and let's meet tomorrow. All right.